मैं कहाँ तक पढ़ा दिया था उस दिन? सर द्वारपाल तक। गेट कीपिंग मॉडल है ना? यस सर। और उसके बाद में न्यू कॉम का मॉडल जब पढ़ा रहा था तो रूम की लाइट चली गई। मैं कोशिश करता रहा कि क्या बात है कि पावर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में मैंने ऋतिक को फ़ोन किया, बताया कि बोल दो कि लाइट चली गई है और बैटरी डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप का। दूसरी बात है कि क्लास लेने के बाद वैसे तो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया। क्लास लेने के बाद मैंने देखा कि 4-5 स्टूडेंट जिनका नाम मैं नोट कर चुका हूँ, बिना मतलब की बात कर रहे थे। एक लड़का बोल रहा है कि अरे वो लैपटॉप ऑफ हो गया, वो तो दोनों ऑफ हो जाएं, दोनों ऑफ हो जाएं तो अच्छा है। मुझे ऑफ करने की बात कर रहा था। फिर ये भी सुनने में आया कि बोल रहा है कि अरे यार ये संप्रेषण मार डालेगा, संप्रेषण छोड़ना पड़ेगा। और भी इधर उधर की बातें जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, सारी रिकॉर्डिंग है और कॉलेज में मैं जमा कर दूं तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों का तो नाम मैं नोट कर लिया हूं। अब ऑफ कौन होगा ये तुम लोग देखते जाओ। मैं शुरू में समझा चुका हूं, सारी बातें समझा चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, कुछ हीरोबाजी कर रहे हैं और हीरोबाजी सारा निकाल दूंगा मैं कई बार ये भी ऑप्शन दिया हुआ हूं कि अभी शुरुआत है, जिसको हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ने का मन है वो सीधे ऑफिस में कांटेक्ट करे, जाकर इंग्लिश मीडियम में अपना एडमिशन ले ले। इंग्लिश में भी तो है कम्युनिकेशन, तो जाकर ऑफिस में कांटेक्ट करो। यहां पर क्लास में ये सब बातें करना ठीक नहीं है और मुझे मेरे बारे में कमेंट करना या कुछ भी करना मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूं और जिन लोगों ने ऐसा किया है और काफी देर तक चर्चा करते रहे इधर उधर की बातें, सारा रिकॉर्डिंग में है। किस तरह की उनकी मानसिकता है, किस तरह का उनका संस्कार है, इससे पता चलता है। तो हम लोग गेट कीपिंग मॉडल तक पढ़ चुके थे। पहला मॉडल कौन है? शुरू करते हैं क्लास। पहला मॉडल कौन है? एसएमआर मॉडल। दूसरा मॉडल कौन है? अरस्तु का मॉडल। तीसरा मॉडल कौन है? लॉसवेल का मॉडल। चौथा मॉडल कौन है? सैनन एवं वीवर का मॉडल। पांचवा मॉडल कौन सा पढ़ाया? गेट कीपिंग मॉडल। और छठा मॉडल यानी सिक्स्थ मॉडल हम लोग पढ़ेंगे न्यू कॉम का मॉडल। और यही पढ़ा रहा था तब तक पावर चला गया और पावर जाने के बाद में क्लास क्लोज करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल। न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल पढ़ने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर से। स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई? यस सर। या नहीं? यस। अब देखो ये न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल दिख रहा है। हेलो, दिखना शुरू हो गया? दिख रहा है। यस सर। तो यस सर, दिख रहा है। हाँ, न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल आप लोग देख रहे हैं कि 1953 ईस्वी में प्रकाश में आया और न्यू कॉम ने पहली बार समाज को केंद्र में रखा।
सामाजिक संदर्भों को विचार किया और पहली बार न्यूकॉम्ब ने समाज और सामाजिक संबंधों या सामाजिक संदर्भों में संचार की भूमिका को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उद्घाटित किया, है ना। संचार की भूमिका को पहली बार समाज के संदर्भ में या सामाजिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उद्घाटित करने का प्रयास किया, ठीक है। और न्यूकॉम्ब का यह मॉडल त्रिकोणीय है, यानी ट्राइंगल शेप में है, त्रिकोणीय है। और न्यूकॉम्ब ने अपने इस मॉडल में, चूंकि यह ट्राइंगल शेप में है, त्रिकोणीय शेप में है, इसमें क्या किया कि दो संचारकों की बात की, दो वक्ताओं की बात की, ठीक है। और फिर उन दोनों वक्ताओं को समाज के संदर्भ में जोड़ा, है ना। तो एक संचारक मान लो ए है, दूसरा संचारक बी है, और इन दोनों का संबंध समाज से है ना, सामाजिक संदर्भों में है। तो संचारक ए बी से बात करता है, संचारक ए एक्स यानी सामाजिक संदर्भ से बात करता है ना। तो ये जो है दोनों से बात करता है, ए बी से बात करता है और ए एक्स से बात करता है। इसी तरह से संचारक बी ए से बात करता है और फिर सामाजिक संदर्भ में जुड़ा होता है, सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होता है और समाज में भी बात करता है, अपने पक्ष को रखता है ना। तो ट्राइंगल शेप में है। और इसमें न्यूकॉम्ब ने बताया कि दो संचारक जब आपस में संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ ही सामाजिक संदर्भों में भी उनका संपर्क रहता है ना। और संचार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। मान लो कि दो मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि 24 आवर एक ही जगह पर हैं। दोनों मित्र आपस में बात किए और आपस में बात करने के दौरान मान लो कि कोई सामाजिक विषय है, उस पर बात किया, कोई राजनीतिक विषय है, उस पर डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद में फिर वे अपने अपने समुदाय के बीच में गए, अपने समाज के बीच में गए, और अगर वह महत्वपूर्ण मुद्दा है तो निश्चित रूप से अपने समाज के लोगों से शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो यहां पर न्यूकॉम्ब यही बात करता है कि दो संचारक हैं, आपस में संवाद स्थापित करते हैं और उसके साथ ही सामाजिक संदर्भ से भी वे जुड़े रहते हैं, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं, और इसी तरह से संचार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, ठीक है। और इसके आगे न्यूकॉम्ब क्या कहता है कि जो संचार है यानी जो संप्रेषण है वह श्रम से अर्जित गतिशील प्रक्रिया। न्यूकॉम्ब संप्रेषण को क्या मानता है, उसकी मान्यता है कि संप्रेषण या संचार श्रम से अर्जित एक गतिशील प्रक्रिया है ना। और उसी के संदर्भ में, गतिशील प्रक्रिया के संदर्भ में ही न्यूकॉम्ब उसका विश्लेषण करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और 1954 ईस्वी में 1954 में फिर से न्यूकॉम्ब ने एक निबंध लिखा, यानी दोबारा निबंध लिखा, और उस निबंध का नाम है द स्टडी ऑफ कंसेंसस, है ना। 1954 में एक निबंध लिखा और उसका नाम दिया द स्टडी ऑफ कंसेंसस। और इस निबंध में उसने बताया कि कुछ निश्चित परिस्थितियां होती है ना, और कुछ निश्चित परिस्थितियां होती हैं तो उसी में संप्रेषण की प्रक्रिया संभव हो पाती है और प्रभावी होती है, ठीक है। तो 1954 में न्यूकॉम्ब एक निबंध लिखता है, निबंध का नाम है द स्टडी ऑफ कंसेंसस, और उसमें वह बताने का प्रयास करता है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही होता है। हाँ बोलो सर, निबंध क्या होता है? देखो, लेख और निबंध दोनों में अंतर होता है। ऐसे जिसको कहते हो ऐसे निबंध है, आर्टिकल लेख है, ठीक है। और
निबंध जो होता है ये छोटा मोटा नहीं है, 1 हफ्ता लग जाएगा तुम लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि यूपीएससी में एक पूरा का पूरा पेपर निबंध का ही होता है ना। तो निबंध आसान नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति की समझ बन जाए तो आराम से लिखता है। निबंध में व्यक्ति की छाप होनी चाहिए, और यही कारण है कि यूपीएससी में रखा हुआ है कि ताकि जब आप निबंध लिखें तो उसमें आपका व्यक्तित्व दिखे, आप में कुशल प्रशासक बनने का गुण है या नहीं है। और निबंध कई प्रकार का होता है, विचार प्रधान निबंध होता है, तार्किक निबंध होता है, कथात्मक निबंध होता है, विवरणात्मक निबंध होता है, ऐतिहासिक निबंध होता है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा निबंध, किसमें ज्यादा रुचि है। आजकल का जो समय है तर्क प्रधान युग है, हम हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस कर देखते हैं, है ना। और यही कारण है कि जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को लेकर चलते हैं, यानी हमारा मन निबंध लिखते वक्त दोनों पर जूझता रहता है, और फिर अंत में पॉजिटिव दिखाकर बात को खत्म करते हैं, निष्कर्ष रूप में पॉजिटिव का पलड़ा भारी करते हैं। और इसी तरह से डिबेट में भी होता है ना, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सत्यमेव जयते की है, असत्य पर सत्य की विजय। सर एक अनिकेत है सर, वो बाहर है शायद, मतलब मीटिंग के, एक बार आप देखना। एक मिनट, हाँ, ये अनिकेत ही नहीं है बल्कि अनिकेत सिकरवाल है। हाँ सर, ये यही है, ये न्यू स्टूडेंट है सर, माधव गोयल। गोयल है। मैं जो न्यू स्टूडेंट है, मैं बोल दिया हूं कि अपना ईमेल प्रोवाइड करो ताकि ये बार बार एडमिट करने का मौका ना मिले। यस सर, है ना। तो सुमित कुमार अपने क्लास का है सर, कल आए हैं। ठीक है, ठीक। तो मैं बता रहा था कि 1954 ईस्वी में न्यू कॉम ने एक दूसरा निबंध लिखा, एक दूसरा एसे लिखा। उस एसे का नाम है द स्टडी ऑफ कंसेंसस, और इसमें उसने बताया कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही संचार इफेक्टिव होता है, संचार प्रभावी होता है ना। तो वे निश्चित परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? वे निश्चित परिस्थितियां 3 प्रकार की। क्या? वह शर्त रखता है कि व्यक्तियों के बीच, यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच या व्यक्ति व्यक्तियों के बीच गहरा आकर्षण का भाव। अगर 2 व्यक्ति हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं है, उनमें आकर्षण का भाव न हो, तो निश्चित रूप से वह संचार, एक व्यक्ति कहेगा, दूसरा व्यक्ति कान से सुनेगा और बाहर निकाल देगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, तो इसमें से अधिकांश बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे होंगे, कुछ बच्चे सो रहे होंगे, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये कब संप्रेषण से पाला हटे, और कुछ बच्चे मन ही मन गाली भी दे रहे होंगे, है ना। तो यही बात है ना कि अगर व्यक्ति व्यक्ति के बीच गहरा आकर्षण का भाव ना हो, संचार प्रभावी ही नहीं होगा, संप्रेषण इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। तो पहली शर्त क्या है? ये जो कुछ निश्चित परिस्थितियां हैं उसमें संचार प्रभावी होता है, उसमें पहला है व्यक्तियों के बीच गहरा आकर्षण का भाव हो। दूसरा है किसी भी एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य का महत्व हो, यानी अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो लेकिन उनका कोई, किसी भी एक व्यक्ति में कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई उनका मंजिल ही नहीं हो, कोई टारगेट नहीं हो, तो फिर जो संप्रेषण होगा वो बेकार होगा, अधूरा होगा, है ना। तो दूसरा है किसी भी एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य का महत्व होना जरूरी है। तीसरा है दोनों के लिए, यानी जो पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, दोनों के लिए तीसरी वस्तु या तीसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्तियों या तीसरा समुदाय, दोनों के लिए तीसरे वस्तु का महत्व होना जरूरी है, तभी संचार प्रभावी होता है। ठीक है। अब इसका लाभ क्या हुआ? यानी जो न्यू कॉम ने एबीएक्स मॉडल प्रस्तुत किया, तो इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ यह है कि व्यक्तियों के
एक दूसरे के विषय में राय और उनकी मानसिकता की जानकारी प्राप्त होती है। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में हम राय बना सकते हैं और उनकी मानसिकता का भी पता चलता है। ठीक है। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है कि व्यक्ति के व्यवहार या मानसिकता के बारे में जो निर्णय लिया जाता है, वह निर्णय विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, प्रभावशाली है या नहीं है, यह भी जान लेना संभव होता है। यानी किसी व्यक्ति के मन की बात हम जान सकते हैं कि वह जो निर्णय ले रहा है, वह व्यक्ति जो निर्णय ले रहा है, वह विश्वास करने योग्य है, प्रभावशाली है, इफेक्टिव है या नहीं है, यह भी जान लेना संभव हो पाता है ना। और इससे हानि क्या है? हानि यह है कि इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यूकॉम्ब ने जो एबीएक्स मॉडल प्रस्तुत किया, तो वह केवल वक्ता और श्रोता, केवल दो व्यक्तियों की बात नहीं करता है। उसका यह मॉडल दो समुदायों पर आधारित हो जाता है, क्योंकि वह तीसरी वस्तु या व्यक्ति को भी शामिल करता है, और वह जो तीसरी वस्तु या व्यक्ति है, वह क्या है? सामाजिक संदर्भ है, समाज है। तो न्यूकॉम्ब का जो एबीएक्स मॉडल है, वह समुदायों की बात करता है, और इसी का विकास आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे, संप्रेषण के माध्यम पढ़ेंगे, उसमें हमें देखने को मिलेगा। उसमें है, देखो, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी के आधार पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विकसित हुआ, है ना, अंतर वैयक्तिक संचार विकसित हुआ। लेकिन हानि क्या है? हानि यह है कि ये समुदायों की बात करता है, और इसमें क्या है कि जो बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक है, मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, दोनों दो धर्मों की बात कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वहां से जब अपने अपने समुदाय में जाते हैं, तो जो बहुसंख्यक सुनेगा कि जो जो दूसरा व्यक्ति है उसने जो कहा है, उसके बारे में जब बहुसंख्यक समुदाय सुनेगा, तो हो सकता है कि उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर क्रोध हो सकता है आंदोलन हो जाए। तो बहुसंख्यक का क्या होता है? अल्पसंख्यक पर दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है, और यही कारण है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेद उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या होने लगती है। बोलो, समझ में आई बातें कि नहीं आई? बोलो। यस सर। यस सर, आ गई बात समझ अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। ऑसगुड का संचार प्रारूप, 7वां मॉडल है ऑसगुड का संचार प्रारूप। वैसे देखो, टोटल मॉडल अगर मैं पढ़ाऊं तो मॉडल ही पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं, कम से कम ये मान के चलो 9-10 मॉडल या 11 मॉडल मैं पढ़ाऊंगा, बाकी मॉडल मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम लोगों में से रुचि, मैं देख रहा हूं कि रुचि उतनी नहीं है। तो अगर पूछ देता है एग्जाम में, और हर साल पूछता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात है कि जो मॉडल है, इसमें देखो ग्राफ भी है, रेखा चित्र भी है, तो निश्चित रूप से जिसकी इसमें पकड़ बनेगी और पूरा का पूरा रेखा चित्र बनाकर पूरा का पूरा लिखता है, उसको अन्य क्वेश्चन की अपेक्षा सबसे ज्यादा नंबर इस क्वेश्चन में मिलते हैं। मैं जानकारी के लिए बता देता हूं पहले। तो अगर पूछ देता है एग्जाम में कि संप्रेषण के विभिन्न मॉडल पर प्रकाश डालें, तो कुछ नहीं है तो कम से कम 7-8 मॉडल, 10-11 मॉडल पढ़ाऊंगा, उसमें से 7-8 मॉडल भी तुम लोग लिख देते हो तो निश्चित रूप से, और रेखा चित्र बनाकर लिखते हो तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसलिए सर केवल नाम लिखना है ना? देखो, केवल अगर पूछ देगा संप्रेषण के विभिन्न मॉडल पर प्रकाश डालें, तो केवल नाम गिना देने से तो नंबर नहीं आएगा ना, डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना उसको। सर 10 हाँ। की 10 के रेखा चित्र है। आप देख नहीं रहे हो कि रेखा चित्र है कहीं में, जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहा था और एरो हेड का चिन्ह था, तो वो सब अगर आप लोग दिखाते हो
फिर उस मॉडल की विशेषता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके बारे में भी लिखते हो तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी उसके बारे में तो लिखना पड़ेगा ना। अब जैसे न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल है, न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल अभी अभी मैंने बताया, ये कब आया प्रकाश में? 1953 में, 1953 में, है ना। और 1953 में जब यह प्रकाश में आया तो किस अर्थ में यह मॉडल ओरिजिनल है, किस अर्थ में माना जाए, है ना। तो इस अर्थ में माना जाए कि सबसे पहले न्यू कॉम्ब ने ही संचार प्रक्रिया को सामाजिक संदर्भ में जोड़कर देखने का प्रयास किया और उसको डिस्क्राइब किया, उसका विश्लेषण किया। समाज या सामाजिक संदर्भों के क्षेत्र में उसे विश्लेषित किया, संचार प्रक्रिया को विश्लेषित किया और सामाजिक संदर्भ को ही एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उद्घाटित किया। ये तो लिखोगे। दूसरा लिखोगे कि चूंकि यह जो न्यू कॉम्ब का एबीएक्स मॉडल है ट्राइएंगल शेप में, त्रिकोणीय है ना। और इसमें न्यू कॉम्ब क्या करता है, दो संचारकों की बात करता है। दो संचारक हैं जो आपस में संवाद स्थापित करते हैं और संवाद स्थापित करने के साथ ही तीसरे व्यक्ति या तीसरी वस्तु से भी संपर्क स्थापित रखते हैं, है ना, उनसे जुड़े रहते हैं। और यही कारण है कि संचार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। फिर उसके बाद में उसका चित्र बनाओ। न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल क्या है, एक तरफ नीचे ट्रायंगल में नीचे बेस में एक तरफ संचारक ए, दूसरी तरफ संचारक बी, है ना। और फिर एरो का चिन्ह देख करके ऊपर में सामाजिक संदर्भ और हेडिंग पर एक्स, है ना। तो ए बी एक्स हो गया। अब उसके बारे में बताएंगे कि कैसे संप्रेषण प्रक्रिया जारी रहती है। तो संचारक या संप्रेषक ए बी से बात करता है, फिर संचारक ए एक्स से बात करता है, उसी तरह से बी ए से बात करता है, संवाद स्थापित करता है, और बी एक्स यानी सामाजिक संदर्भ से भी जुड़ा रहता है, उससे संपर्क बनाए रहता है ना। और इस प्रकार संचार की प्रक्रिया जारी रहती है। तो चित्र भी बन गया, उसका डिस्क्राइब भी आपने कर दिया, है ना। फिर उसके बारे में दूसरा निबंध लिखता है। दूसरा निबंध के बारे में आप बताएंगे कि दूसरा निबंध क्या लिखा था, दूसरे निबंध का क्या नाम था, उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसमें वह क्या स्थापित करता है, उसकी क्या मान्यता है। वह न्यू कॉम संचार को गतिशील प्रक्रिया मानता है और उसी के संदर्भ में विश्लेषण भी करता है कि संचार प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। तो दो संचारकों का आपस में संवाद स्थापित करना, फिर समाज से जुड़े रहना, यही तो मान्यता है उसकी। और उसके बाद में जब दूसरा निबंध लिखता है तो दूसरा निबंध है द स्टडी ऑफ कंसेंसस, है ना, 1954 ईस्वी में लिखता है। और उसमें यह बात स्थापित करने का प्रयास करता है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही संचार प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। पहला क्या है, दो व्यक्तियों के बीच आपस में गहरा आकर्षण हो, आकर्षण का भाव हो। दूसरा है किसी भी एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य का महत्व होना जरूरी है। और तीसरा है दोनों के लिए तीसरी वस्तु का भी महत्व हो। और इसीलिए वहां पर तीसरी वस्तु या तीसरी व्यक्ति या तीसरा समुदाय के लिए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का होना जरूरी है, नहीं तो गलतफहमियां पैदा होती है और संचार प्रक्रिया जो है उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। लेकिन इतना करने के बाद में भी जो न्यू कॉम का एबीएक्स मॉडल है वह भी दोष रहित नहीं, वह भी दोषपूर्ण है, उसमें भी दोष है। दोष क्या है कि उसके एबीएक्स मॉडल से यह साबित होता है कि इससे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेद बढ़ता है, क्योंकि न्यू कॉम दो समुदायों की बात करता है ना। यहां पर सिर्फ वक्ता और श्रोता की बात नहीं करता, वह दो समुदायों की बात करता है ना। और समाज में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और फिर समाज में जाकर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है, प्रत्येक व्यक्ति का जो विचार है, यह कोई जरूरी नहीं है कि सारे मान ही ले, है ना। तो एक ही विचार को सारे लोग मान ले, इस तरह का दृष्टिकोण नहीं बन पाता और यह समाज के लिए जरूरी भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, क्योंकि अपना अपना मन होता है, अपनी अपनी मानसिक क्षमता है।
है ना। तो यहां पर उसका ड्रॉबैक दिखता है, लेकिन इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि इसने सामाजिक संदर्भों में जोड़कर संप्रेषण प्रक्रिया को विश्लेषित करने का प्रयास किया, और यही कारण है कि इससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बोलो, ये हुआ ना डिस्क्राइब करना, तब एक मॉडल आपका पूरा हुआ। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सारे मॉडल बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, कुछ मॉडल छोटे हैं। जैसे एसएमआर मॉडल है, एसएमआर मॉडल में क्या है, 3-4 पंक्तियां हैं, फिर उसका चित्र बना दो। अरस्तु का मॉडल भी बहुत बड़ा नहीं है ना। लॉसवेल का मॉडल है, लॉसवेल का मॉडल कब आया प्रकाश में? लॉसवेल ने कितने तत्वों का उल्लेख किया? 5 तत्वों का उल्लेख किया है ना। फिर उसने 5W सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसे 5W के नाम से जाना जाता है। फिर उसे हिंदी में पंचककार कहा जाता है। 5W क्या है? हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विथ व्हाट इफेक्ट। एक लाइन में याद किया, उसको 5 भागों में बांट दिया, है ना। फिर रेखा चित्र बना दिया, जो 5 तत्व हैं उसका रेखा चित्र बना दिया एक। तो इस तरह से आप लोग डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लॉसवेल ने संचार के 5 कार्य कौन कौन बताए हैं, उसके बारे में आप लिख दें। तो लिखना तो पड़ेगा, केवल नाम गिनाने से नहीं होगा। बोलो, आप समझ में आई बातें कि नहीं? हेलो। यस सर, यस सर। जी सर। अब हम पढ़ते हैं ऑसगुड का संचार प्रारूप। प्रारूप का मतलब जानते ही हो, मॉडल, है ना। तो ऑसगुड ने एक संप्रेषण का मॉडल प्रस्तुत किया, और वह मॉडल 1954 ईस्वी में उभर कर सामने आया। 1954 ईस्वी में ऑसगुड ने संचार प्रक्रिया के संदर्भ में, संचार प्रक्रिया यानी संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में उसकी सक्रियता के द्वारा एक नए तथ्य को सामने लाया। यानी ऑसगुड ने 1954 ईस्वी में संचार प्रक्रिया की सक्रियता के संदर्भ में, संचार प्रक्रिया के एक्टिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक नए फैक्ट्स यानी तथ्य को सामने लाया। और वह नया तथ्य क्या है? नया तथ्य है स्रोत और प्रापक की भूमिका में कोई अंतर नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि संप्रेषण प्रक्रिया जब तक एक्टिव रहती है, यानी जब तक सक्रिय रहती है, तब तक स्रोत यानी सोर्स और प्रापक यानी रिसीवर की भूमिका में कोई भी अंतर नहीं होता। ये नया तथ्य, नया फैक्ट है। तो ऑसगुड ने नया तथ्य क्या दिया? स्रोत और प्रापक की भूमिका में कोई अंतर नहीं होता। क्यों अंतर नहीं होता? क्योंकि संचार प्रक्रिया सक्रिय रहती है, यानी एक्टिव रहती है। और संचार प्रक्रिया जब तक एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है, तब तक स्रोत और प्रापक की भूमिका में कोई अंतर नहीं होता, है ना। और फिर ऑसगुड अपनी मान्यता स्थापित करता है, विचार प्रकट करता है कि संप्रेषण प्रक्रिया जब तक जारी रहती है तो वक्ता श्रोता बन जाता है और श्रोता वक्ता बन जाता है, और इस प्रकार दोनों की भूमिका बदलती रहती है, ठीक है। अब उसने संचार अपने इस मॉडल में जिन तत्वों का उल्लेख किया, उसमें है सूचना, दूसरा है स्रोत, पहला है स्रोत, दूसरा है सूचना प्रेषक, और तीसरा है संकेत, चौथा है संचार मार्ग, और पांचवा है ग्राह्य संकेत, और छठा है प्रापक। तो आप लोग देखें कि पहला क्या है? स्रोत है, दूसरा है सूचना प्रेषक, तीसरा है संकेत, चौथा है संचार मार्ग, पांचवा है ग्राह्य संकेत, और छठा है प्रापक, है ना। तो इसको देखो, एरो का चिन्ह दिया हूं,
और देखो दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ बना हुआ है, दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है। सर ये दोनों उल्टा भी तरफ चलेगा, सीधा भी? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। यस सर। तो यहां पर देखो कि स्रोत से सूचना प्रेषक, यानी सोर्स से कोई सूचना प्रेषक तक पहुंचती है, कोई संदेश प्रेषक तक पहुंचती है ना? और प्रेषक क्या है? वक्ता है या संप्रेषक है। फिर वह उसका उस संदेश का संकेतीकरण होता है। फिर संचार मार्ग यानी चैनल पर पहुंचता है। चैनल पर पहुंचने के बाद में फिर उसका संकेतीकरण होता है, यानी डिकोडीकरण होता है। और डिकोडीकरण होने के बाद में फिर प्रापक तक पहुंचता है। ठीक है? तो ये इस तरह से पहुंच गया। तो वक्ता ने किसी सोर्स के द्वारा वक्ता ने अपना संदेश भेजा, अपने विचारों को प्रकट किया, तो प्रापक तक पहुंचा। ठीक है? इसी प्रकार से प्रापक उसकी बात को सुन लिया, समझ लिया, और फिर प्रापक ने सुनकर समझकर क्या किया? फिर संदेश को भेजा। संदेश को भेजा तो फिर स्रोत तक पहुंचा, यानी सूचना प्रेषक तक पहुंचा। और सूचना प्रेषक तक पहुंचा तो इस प्रकार आप देखें कि दोनों तरफ वक्ता श्रोता बन जाता है, श्रोता वक्ता बन जाता है, और दोनों की भूमिका बदलती रहती है ना? वह समझ में आई बातें कि नहीं? संचार मार्ग क्या है और ग्रह संकेत? ग्राह्य संकेत हुआ ये, जैसे मैं पहले आप लोगों को बताया था, जैसे ऑसगुड सैनन और वीवर का मॉडल बताया था आप लोगों को, पढ़ाया हूं ना? सैनन और वीवर का मॉडल, बोलो। सैनन एवं वीवर का मॉडल पढ़े हो ना? यस सर, यस सर पढ़े हैं। ये चैनल पूछ रहा है शायद। मॉडल तुम लोग देखो कि उसमें क्या है कि मशीनी या टेलीफोन संचार पर आधारित है ना? तो सोर्स के द्वारा कोई सूचना प्रेषक तक पहुंचती है। ठीक है? और प्रेषक क्या करता है? उस सूचना या संदेश का इनकोडीकरण करता है, यानी संकेतीकरण करता है। क्योंकि कोई सूचना अगर आई, मान लो कि कोई भी सूचना आती है किसी व्यक्ति के पास, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार से उस सूचना को इंटरप्रेट करेगा, उसको उसका विश्लेषण करेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर कोई सूचना पाता है ना? तो सूचना पाता है, मान लो कि जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है ना, और कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास यह सूचना पहुंचती है कि किसानों ने आंदोलन कर दिया। ठीक है? आंदोलन कर दिया, तो क्या जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सोच रहा है, क्या सारे व्यक्ति वैसा ही सोच रहे होंगे? नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग अलग है, तो अलग अलग ढंग से उसको डिस्क्राइब करेंगे अपने मन में। तो जो सूचना पहुंची प्रेषक तक यानी संप्रेषक तक, तो संप्रेषक भी क्या करेगा? अपनी मानसिकता के अनुसार से उस सूचना को डिस्क्राइब करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो जब वह इंटरप्रेट करेगा तो वहीं उसका वहां पर इनकोडीकरण होता है ना? और इनकोडिंगकरण होता है। इनकोडिंगकरण करने के बाद में जैसे ही वो संदेश को भेजता है, यानी किसी दूसरे के पास भेजता है, किसी किसी मोबाइल के द्वारा भेजता है, या कोई बात कहता है, मतलब कोई ना कोई माध्यम का प्रयोग करता है, तो क्या होता है? वह जो बोलता है तो क्या वह दिखाई दे देता है? जो शब्द हैं या वाक्य हैं, क्या वो दिखाई देते हैं? नहीं। तो क्या होता है? उनका संकेतीकरण होता है। और जब उनका संकेतीकरण होता है तो फिर वह चैनल पर पहुंचता है, यानी टीवी चैनल है ना, अखबार है, वहां पर चैनल पर पहुंचता है। और जब चैनल पर पहुंचता है, यानी दूसरे के मोबाइल पर पहुंचता है, तो क्या होता है कि वहां पर फिर एक बार ध्वनि तरंगों के माध्यम से वह पहुंचता है। और ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब संचार मार्ग के पास पहुंचता है, तो फिर उसका संकेतीकरण एक बार फिर से होता है ना? संकेतीकरण फिर से होता है, यानी शब्दों के रूप में होगा या चित्रों के रूप में होगा। अगर टेलीविजन है तो शब्द और चित्र दोनों के रूप में होगा, है ना? तो फिर उसका वहां पर संकेतीकरण होता है, यानी वहां पर डिकोडीकरण हो जाता है। और जैसे ही डिकोडीकरण होता है तो मोबाइल क्या होता है? अगर मोबाइल पर है या टेलीफोन पर है तो वहां पर घंटी बजने लगती है, और रिसीवर को यह पता चल जाता है कि किसी की कॉल है या किसी का मैसेज आया है ना? इसी प्रकार टीवी हम खोलते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वे भी ध्वनि तरंगों के माध्यम से धीरे धीरे झिलमिलाहट सी होती है थोड़ी सी, और उसके बाद में फिर चित्र बन जाता है, शब्द सामने आने लगते हैं और टीवी चैनल
चलने लगता है। तो प्रापक के पास वो पहुंचता है, प्रापक उसको सुनता है, समझता है, फिर अपने विचारों को साझा करता है। अपने विचारों को जब साझा करता है तो वह उस वक्त वक्ता की भूमिका में हो जाता है, और फिर जो संप्रेषक है वह क्या होता है, श्रोता की भूमिका में आ जाता है। इस प्रकार से संप्रेषण प्रक्रिया जब तक एक एक्टिव रहेगी, सक्रिय बनी रहेगी, तब तक श्रोता और प्रापक की भूमिका में कोई अंतर नहीं होता। ये ऑसगुड की मान्यता। ठीक है, अब बात समझ में आई या नहीं है, बोलो। यस सर। यस सर। और यही कारण है कि इसकी विशेषता क्या है, ऑसगुड के संचार की विशेषता है कि संप्रेषण प्रक्रिया को गंभीरता पूर्वक देखने, यानी ध्यान पूर्वक देखने और समझने की प्रेरणा देता है ना। संप्रेषण प्रक्रिया को गंभीरता पूर्वक देखने, ध्यान पूर्वक देखने और उसे समझने की प्रेरणा देता है। ठीक है। दूसरा है अंतर वैयक्तिक संचार की प्रक्रिया के विवेचन में भी बहुत सहायक है। अंतर वैयक्तिक संचार की प्रक्रिया यानी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसकी प्रक्रिया को डिस्क्राइब करने में, उसकी प्रक्रिया के विवेचन में, विश्लेषण में काफी सहायक है ऑसगुड का यह संचार प्रारूप। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कि सैनन वीवर के संचार बाधा संबंधी मत का समर्थन करता है। यानी बताता है ना कि संचार प्रक्रिया जब तक एक्टिव बनी रहेगी, जब तक सक्रिय बनी रहेगी, तब तक श्रोता या प्रापक की भूमिका में कोई अंतर नहीं होता। कहने का मतलब है कि संचार प्रक्रिया कब एक्टिव बनी रहेगी? तब तक एक्टिव बनी रहेगी जब तक कोई बाधा ना आ जाए, कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। कोई व्यक्ति मोबाइल से फोन कर रहा है, पता चला कि उसके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पावर चला गया, पावर जाने के बाद में मैं यहां से बोलना शुरू करता हूं तो कौन सुन पाएगा? तो कोई ना कोई बाधा उपस्थित हो जाएगी, तो प्रापक के पास, श्रोता के पास बातें पहुंचेगी ही नहीं, और वहां पर क्या होगा कि संप्रेषण प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सैनन एवं वीवर के संप्रेषण बाधा या संचार बाधा संबंधी मत का समर्थन करता। लेकिन अंतर क्या है? सैनन एवं वीवर के मत का समर्थन तो करता है कि संचार बाधा उपस्थित होने पर फिर संचार प्रक्रिया एक्टिव नहीं रह पाएगी, सक्रिय नहीं रह पाएगी, और फिर श्रोता और प्रापक की भूमिका में अंतर आ जाएगा। लेकिन जब तक एक्टिव है तब तक श्रोता और प्रापक की भूमिका में कोई अंतर नहीं होता। तो यहां पर अंतर क्या है सैनन एवं वीवर के मत से? सैनन एवं वीवर ने जो संचार बाधा की बात की, महत्वपूर्ण तत्व दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी क्या थी कि सैनन एवं वीवर की का जो मॉडल है वह एक मार्गी संचार प्रक्रिया है, एक तरफा संचार प्रक्रिया है ना, क्योंकि वह टेलीफोनी मॉडल है, टेलीफोन पर आधारित है और एक तरफ की ही बात करता है। लेकिन यहां पर ऑसगुड ने दो तरफा बात किया है। तो इस अर्थ में सैनन एवं वीवर के मत का जो संचार बाधा संबंधी सैनन एवं वीवर ने मत प्रस्तुत किया उसका समर्थन तो करता है, लेकिन ऑसगुड का यह मॉडल सैनन एवं वीवर के मॉडल से काफी आगे है। क्यों है? क्योंकि यह दो तरफा संचार प्रक्रिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ऑसगुड का यह मॉडल इस प्रकार से है जिसमें फीडबैक देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ तो है लेकिन फीडबैक नहीं है। तो जब फीडबैक नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑसगुड का यह संचार प्रारूप अभी भी अधूरा और अपूर्ण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हेलो। यस। अब अगर आगे देखते हैं आठवां मॉडल। आठवां मॉडल है एसएमसीआर मॉडल। देखो पहला मॉडल एसएमआर मॉडल और आठवां मॉडल है एसएमसीआर मॉडल, है ना। एस मतलब सेंडर या सोर्स, और एम मतलब मैसेज, सी फॉर चैनल और आर फॉर रिसीवर, है ना।
तो SMCR मॉडल, और SMR मॉडल में क्या है, सोर्स है या सेंडर है, मैसेज है और फिर रिसीवर है, यानी 3 तत्व हैं उसमें, जो पहला मॉडल है और सबसे प्राचीन मॉडल है, आसान है, सरल है ना, और उसमें 3 तत्वों यानी वक्ता, श्रोता और संदेश, 3 तत्वों की बात की गई है, ठीक है। लेकिन SMCR मॉडल जो आया तो इसके खोजकर्ता, इसके अनुसंधानकर्ता, इसके रिसर्चर कौन है, डेविड के बर्लोच, है ना। SMCR मॉडल के प्रस्तावक या SMCR मॉडल के जन्मदाता डेविड के बर्लोज हैं, और यह मॉडल 1960 ईस्वी में उभरकर सामने आया, ठीक है। बर्लोज ने 4 तत्वों का उल्लेख किया। बर्लोज ने कितने तत्वों का उल्लेख किया, 4 तत्वों का उल्लेख किया, ठीक है। पहला है स्रोत, दूसरा है संदेश, तीसरा है संचार मार्ग और चौथा है श्रोता। सिर्फ 4 तत्व, है ना। तो बर्लोज के यह संचार प्रारूप किस पर आधारित है, बर्लोज ने तो 4 तत्व दे दिया, लेकिन बर्लोज ने क्या किया, अपने इस मॉडल में, इस मॉडल को मानवीय तत्व से जोड़कर देखा, है ना। इसमें मानवीय तत्व का मतलब होता है मानव का व्यवहार, मानव का ज्ञान, है ना, मानव यानी व्यक्ति में किस प्रकार की दक्षता है उसकी बात कर रहा है। तो बर्लोज ने अपने इस संप्रेषण मॉडल में, अपने इस संचार मॉडल में किससे जोड़कर देखा, मानवीय तत्व से जोड़कर देखा, और 4 तत्वों का उल्लेख किया, स्रोत, संदेश, संचार मार्ग और श्रोता, ठीक है। तो स्रोत में आप देखो कि स्रोत जो जिसे सोर्स कहते हैं, और मैं शुरू में ही बताया था सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है ना। तो जो स्रोत है वह भी एक तरह से संप्रेषक की भूमिका निभाता है ना। तो इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखिए कि स्रोत के अंतर्गत, स्रोत के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो स्रोत के अंदर संचार कौशल होना चाहिए, व्यवहार कैसा है उसके बारे में होना, उसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। यानी जो संप्रेषक है या कोई वक्ता है, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि उसका ज्ञान कैसा है, उसका किस चीज में दक्षता है, स्किल किस में डेवलप है ना, संचार करने में वह दक्ष है या नहीं है ना। तो स्रोत के अंदर उसने इन सारे मानवीय तत्वों, 5 मानवीय तत्वों को शामिल किया। किसने, डेविड के बर्लोज ने। स्रोत में कितने तत्वों को शामिल किया, 5, और ये 5 तत्व क्या है, मानवीय तत्व हैं, मानव के अंदर, मानव के भीतर हैं। संचार कौशल, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है ज्ञान, तीसरा है समाज व्यवस्था, और चौथा है समाज व्यवस्था, और 5वां है संस्कृति, है ना। तो इसको नहीं बोल, F for fish. हाँ, बना के दिखाया ना मैंने बनाकर। ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी, इनका भी नाम नोट कर लिया जाए। ये हमेशा करती है, इसके पहले भी की थी। तो मैंने बताया कि स्रोत है सोर्स, सोर्स में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से मानवीय तत्व शामिल होने चाहिए, बर्लोज ने इसका जिक्र किया। पहला है संचार कौशल, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है ज्ञान, चौथा है सामाजिक व्यवस्था, और 5वां है संस्कृति, ठीक है। संदेश के अंतर्गत उसने देखिए कि क्या क्या दिया है। संदेश के अंतर्गत ये जो मानवीय तत्व हैं, संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाज व्यवस्था, संस्कृति, इन सब का मिला जुला रूप संदेश में शामिल होता है, ठीक है। और संदेश का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ढांचा कहते हैं, संरचना, है ना। प्रत्येक संदेश का एक ढांचा होता है, प्रत्येक संदेश की एक संरचना होती है।
और इस संदेश में ये सारे तत्व शामिल होते हैं, यानी संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाज व्यवस्था और संस्कृति, है ना। और फिर उस संदेश को किस संदर्भ में भेजा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में भेजा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। फिर संदेश का किस तरह से संकेतीकरण होता है, इसलिए यहां पर पुट दिया हुआ है, क्योंकि संदेश का कोडीकरण होता है, कोड बनाया जाता है। कोई भी संदेश अचानक से कोई वक्ता बोला तो अचानक से दिख नहीं जाता, है ना। और फिर जब वह संचार मार्ग पर पहुंचता है तो संचार मार्ग पर पहुंचने से पहले संप्रेषक जो कुछ संदेश भेजा होता है उसका कोडीकरण होता है ना। तो कोडीकरण होता है तो फिर वह संचार मार्ग के पास पहुंचता है, और संचार मार्ग में पर पहुंचने पर वह निम्न रूपों में देखा जा सकता है, यानी इसमें संचार मार्ग में देखना, सुनना, स्पर्श करना, गंध महसूस करना यानी सूंघना, और स्वाद, ये सारे तत्व संचार मार्ग में शामिल होते हैं, ठीक है। और यही गुण यानी यही जो मानवीय तत्व है, संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाज व्यवस्था और संस्कृति, श्रोता में भी होना जरूरी है। हाँ बोलो। सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर, 1 बजे से क्लास है, क्या आप क्या नाम है अटेंडेंस बना सकते हैं उसके बाद ये वाला मॉडल कितने बजे से क्लास है? सर 12:45। 12:45 से है, तो अभी तो 15 मिनट टाइम है। हाँ सर, जस्ट रिमाइंड करा था, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बता दिया, ठीक है। बस 2-3 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं खुद अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। तो वर्लोज ने क्या किया, अपने संचार मॉडल को मानवीय तत्व से जोड़ा, और मानवीय तत्व से जोड़ने के बाद 4 तत्वों का उल्लेख किया, क्या? स्रोत, संदेश, संचार मार्ग और श्रोता। फिर स्रोत यानी संप्रेषक में वे जो मानवीय तत्व हैं कितने शामिल होने चाहिए, तो उसने बताया संचार कौशल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, दूसरा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज, सामाजिक व्यवस्था यानी सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, और संस्कृति भी उसमें शामिल होनी चाहिए। और फिर इसी से जुड़े हुए इन सभी तत्वों से जोड़कर जो संदेश निर्मित होता है, उस संदेश की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है ना। और फिर जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में संदेश को भेजा जाता है, तो भेजे जाने तक यानी संचार मार्ग तक पहुंचने से पहले उस संदेश का एक तरह से कोडीकरण हो जाता है, कोड बन जाता है। और जैसे ही संचार मार्ग पर पहुंचता है यानी चैनल पर पहुंचता है, तो वह चैनल पर कितने रूपों में प्रकट होता है, कितने रूपों में उसे हम समझ सकते हैं। तो देखकर समझ सकते हैं चैनल पर, सुनकर समझ सकते हैं, स्पर्श करके समझ सकते हैं, सूंघ कर समझ सकते हैं, स्वाद लेकर भी समझ सकते हैं। और स्वाद का मतलब क्या है, अगर कोई बात अच्छी लगती है तो हम खुद आनंदित हो उठते हैं, वो भी स्वाद है ना। और श्रोता में भी इन्हीं 5 तत्वों का होना जरूरी है, मानवीय तत्वों का होना जरूरी है, संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाज व्यवस्था और संस्कृति, ठीक है। अब जो मॉडल हमने अभी देखा, बीके बार्लोज की एसएमसीआर मॉडल, एसएमसीआर मॉडल की सीमाएं क्या हैं? एसएमसीआर मॉडल की जो सीमा है वह है सैनन वीवर मॉडल का ही सामाजिक संदर्भों में विकास। सैनन वीवर ने मशीनी संचार के रूप में उसका विकास किया अपने मॉडल का, लेकिन सैनन वीवर ने जो प्रस्तुत कर दिया उसी का सामाजिक संदर्भों में जोड़कर यानी मानवीय संदर्भों में जोड़कर विकसित करने का प्रयास डीके बार्लोज ने अपने मॉडल एसएमसीआर मॉडल में किया, ठीक है। और एसएमसीआर मॉडल वक्ता और श्रोता के अस्तित्व और महत्व को सामाजिक प्रणाली के रूप में व्याख्यायित करता है। वक्ता श्रोता के अस्तित्व, वक्ता श्रोता के महत्व को सामाजिक प्रणाली के रूप में व्याख्यायित करता है, ये इसकी सीमा है। क्यों?
क्योंकि केवल समाज ही नहीं होता, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तो जो मॉडल सब पर लागू हो वही मॉडल अच्छा माना जाता है ना। तो यहाँ पर जो एसएमसीआर मॉडल है वह सिर्फ सामाजिक प्रणाली के रूप में वक्ता श्रोता के अस्तित्व और उसके महत्व को व्याख्यायित करता है, इसकी सीमा है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि एसएमसीआर मॉडल में 4 तत्वों का उल्लेख किया है डी के वर्लोज ने। इसमें फीडबैक है, भीतर है फीडबैक, है ना, व्याख्या के तत्व भी हैं, लेकिन फीडबैक का अलग से उल्लेख नहीं किया है, तो कैसे मान लिया जाए कि फीडबैक भीतर है ना। तो ये भी इसकी सीमा है। अब बच गया है 2 मॉडल हम लोग 2 या 3 मॉडल होगा, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अटेंडेंस बना लेते हैं। सर एक प्रश्न है। वाली क्लास के लिए सर क्षमा चाहते हैं आपसे। बोलो सर, कल फ्राइडे को जो भी हुआ सर वो हम सब मानते हैं कि क्या नाम है गलत हुआ और हम अपनी गरिमाएं लाएंगे। एक व्यक्ति कोई बोले, जिसको कंफ्यूजन है या कोई भी बात है तो बताओ, एक व्यक्ति बोले पहले। मैं बोलता हूँ सर फ्राइडे की क्लास में जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था। सब अपनी गरिमाएं लांग गए, भूल गए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। परंतु हम आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकुंज आपका नाम क्या मित्तल। है? मेरा नाम निकुंज है सर, निकुंज मित्तल। निकुंज अब्रोल या निकुंज मित्तल? मित्तल। सर दोनों की तरफ से सॉरी है वैसे तो। सर मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के सॉरी आपको। देखो बेटे, कहीं ना कहीं ज्यादा बोल गए, हम मानते हैं। मेरी बात सुन लो। किसके नाम है, किसने क्या करा? यस सर प्लीज सर। किसने क्या करा किसने नहीं करा वो छोड़ो, मैं नाम नोट कर चुका हूँ और आवाज भी रिकॉर्ड में है। मैं कॉलेज में ले जाकर के दिखा सकता हूँ, कभी भी रख सकता हूँ। लेकिन आइंदा अगर इस तरह की गलती करोगे तो समझ लो कि एकदम बिल्कुल धराशायी हो जाओगे। नहीं सर, हम समझते हैं। कोई भी लड़का हो सर, हम समझते हैं। कोई भी लड़का हो, बिल्कुल हम तो अगर कॉलेज में होते ना तो अच्छे अच्छे हीरो लोगों की हीरोबाजी निकाल देता हूँ मैं। तुम लोग नहीं जानते हो, मैं डिसिप्लिन कमेटी में हूँ। नहीं कॉलेज सर, में हम बिल्कुल मानते हैं सर, गलती हुई है। सर हम मानते हैं कि हमारी गलती थी। जिस उम्र में हो ना, जो तुम लोग कर रहे हो वो करके गुजर चुका हूँ। मेरे उम्र में आओगे ना तो उसमें टाइम लगेगा। सर आप बड़े हैं, आप सब जानते हैं। तो आप बड़े हैं, आप सब जानते बार हैं। बार बातें समझ में नहीं आ रही है। तुम लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ने में दिक्कत है, बेहिचक तुम लोग छोड़ दो। तुम लोग ऑफिस में कांटेक्ट करो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बात कर ली सर, वो नहीं रिवर्ट करते ढंग से। मैं जबरन नहीं बुलाया हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, जबरदस्ती नहीं बुलाया हूँ पढ़ाने के लिए। मेरा काम है पढ़ाना। जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको पढ़ने दो, है ना। तुम लोग सो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख नहीं रहा हूँ ना। मेरा काम है तुम लोग अगर मान लो कि मैं यहाँ पर बैठ करके चुपचाप रहूं, 5 मिनट आराम करूं और फिर पढ़ाऊं, तुम लोग को अच्छा लगेगा? कई तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। कॉलेज में होते तो क्लास में होते, मुझे सामने देखते, आते हैं 5 मिनट बात करते हैं बच्चों से, तुम लोग मुझे भी देखते, बोर्ड पर कुछ बोलता समझाता तो तुम लोग आराम से केवल सुनते। यहाँ पर तो मुझे लगातार बोलते रहना होता है ना। और ये तुम ही लोग तो नहीं हो ना। इग्नू से भी जुड़ा हूँ, नॉन कॉलेजिएट से भी जुड़ा हूँ, तुम लोगों से भी जुड़ा हूँ, और भी बैच है, लगातार बोलना होता है। लेकिन तुम लोग जानते हो क्या कर रहे हो? अभी तो फर्स्ट ईयर में ही पर लग गए हैं क्या, पंख लग गए हैं अभी। फिर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में क्या करोगे तुम लोग? इसलिए थोड़ा सा तमीज रखा करो। इससे आपके संस्कार और आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आप लोग क्या पढ़े हुए हैं पहले। कोई भी सब्जेक्ट नया होता है ना तो वो भारी होता है, डिफिकल्ट लगता है। जैसे ही तुम ग्रेजुएशन पार करोगे तो कहोगे अरे यार वो कंपैरिजन क्या था, उसमें कुछ नहीं था। मान लो कि इनमें से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, यूपीएससी क्रैक कर देता है, तो वह अपना एक्सपीरियंस बताएगा, कुछ नहीं है यार, 6-7 घंटा 8 घंटा मैं कंटिन्यूटी रखा, पढ़ा, एनसीईआरटी की बुक पढ़ा, बढ़िया से कंसेप्ट बनाया, बार बार रिवीजन करता था, देखो हो गया। कौन सी बड़ी बात है यूपीएससी? बिल्कुल सर, हम समझते हैं। तो जो आने वाला जो समय होता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है। आप लोग जरा देखो, आप लोग 10+2 में मैथ पढ़े होंगे, 10+2 में मैथ पढ़े होंगे, जिसका भी साइंस बैकग्राउंड हो या मैथ बैकग्राउंड हो, कैलकुलस पढ़ते होंगे,
मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, लिमिट पढ़े होंगे, है ना? यस फिर सर अलजेब्रा पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। क्या ये सारे के सारे 10th क्लास में थे? नो सर नहीं सर 11th में लेकिन 11th में थे नया सर होगा तो वो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब एक बार पढ़ लोगे समझ में बातें आ जाएंगी, फिर आगे निकल जाओगे। कौन सा इसी में 3 साल लगे रहना है, भाषा भाषा संप्रेषण करते रहना है? एक सेमेस्टर की बात है बेटा। लेकिन तुम लोग की जो हरकत है वो बहुत गंदी है। और देखो जी सेक्शन भी जुड़ गया है, जी सेक्शन को भी पढ़ा रहा हूँ, एक भी बच्चा इधर उधर नहीं करता और ठीक से पढ़ रहे हैं, जबकि तुम लोगों को तो बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है? जी सर सर, हम माफी मांग आज से ठीक है सर। सर, मेरी एक प्रश्न गारंटी कि ऐसा पूछूं? कभी नहीं होगा। हाँ आज बोलो करो प्लीज। सर ये जो हम बोलो। लोग संचार मॉडल पढ़ रहे हैं सर, इसका हम लोग का निजी जिंदगी में क्या कहाँ पे लाभ आता है? और सर पहला मॉडल से ही तो हम लोग का काम हो सकता है, जो एसएमएस मॉडल है। एसएमआर मॉडल है बेटा। एक चीज बताओ, उससे उससे सर तुम्हारा काम इतना हो सारा जाएगा। जो सर इतना सारा जो हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं सर, इसका निजी जिंदगी में कहाँ पे लाभ है? ये इस निजी जिंदगी में जो जो कुछ भी तुम यूज कर रहे हो, जो व्यवहार में ला रहे हो, वह केवल तुम्हारा व्यवहार है, लेकिन व्यवहार से ही सिद्धांत बनते हैं। इसलिए एक पेपर के रूप में थ्योरी में पढ़ना है। अगर 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 मैथ में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो तुम कहोगे इसका निजी जिंदगी में क्या यूज है सर? बताओ ना क्या यूज है? अगर log x है, log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x log x माइनस सी होता है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना। अब वो उसका कोई पूछ दे कि ये जो फॉर्मूला है log x माइनस x प्लस सी, ये जो इंटीग्रेशन है log x का इंटीग्रेशन, इसका निजी जिंदगी में क्या यूज है? सिद्धांत आसमान से नहीं टपकते, वो ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं है। सिद्धांत से ही व्यवहार का निर्माण होता है और व्यवहार से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। एक सिद्धांत के रूप में जो जो तुम्हारे व्यवहार में है उसी को सिद्धांत रूप में पढ़ना है, ठीक है? धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल है, अपने आप से ये सारी चीजें नहीं आ गई। किस तरह से ये समाज से जुड़ा, किस तरह से टेलीफोन आया, टेलीफोन कैसे काम किया, टेलीफोन का यूज होता है कि नहीं होता है, तो ये अचानक से तो नहीं आ गया व्यवहार में, है ना? कोई भी किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो अचानक से तो व्यवहार में नहीं आ जाता है, बहुत टाइम लगता है। अगर स्मार्टफोन आया है, हाँ बोलो पर संचार तो हम अपने निजी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, पहले वाले मॉडल से ही हम लोग का हर काम तो फुलफिल हो सकता है। सौरभ भाई क्लास है 12:45 पर। हाँ, ठीक है सर अटेंडेंस लीजिए। ऋतिक स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो, स्क्रीनशॉट ले यस लेना सर, जो भी होगा। यस सर, 1 मिनट ठीक है? सर, 1 और मिनट। दूसरी बात मैं वो बता सर रहा हूँ, सुनो सुनो, इसके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, इसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मान लो कि तुम हो हमेशा सीधे बात करते हो, अपने आमने सामने के व्यक्ति से बात करते हो, कभी मोबाइल यूज नहीं करते हो? करता हूँ सर। अगर मान लो कि तुम्हें बात करना हो, तुम जहां पर हो वहां पर से चिल्ला करके मुझे बात बताओ। अगर यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पर चैनल नहीं होता, यहाँ पर इंटरनेट से अगर हम नहीं जुड़े होते तो तुम लोग कैसे पढ़ते बताओ? कैसे पढ़ते तुम? मेरी बात को कैसे समझते? तो एक एक एलिमेंट धीरे धीरे जुड़ा हुआ है, उसको एक बार अचानक से वो नहीं आ गया है, धीरे धीरे सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है? और सबसे बड़ी बात तुम्हें, ये सिलेबस तो मैं नहीं बनाया हूं ना, सिलेबस बनाने वाले बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी कमेटियां हैं, वे लोग बनाए हैं। तो जो मिला हुआ है मेरा काम है उसी को गाइड करना, आपको उसको समझाना, है ना?
यस सर। सर मैंने अटेंडेंस ले ली है उसको, और कल की और आज की, मतलब परसों जो दिन गया उसकी, क्योंकि सर एक एनेक्टिस का सर इंटरव्यू था तो मैं उसमें थोड़ा सा मतलब वो देना था बस। आज मैं दोनों दिन की दे दूंगा आपको एक्सेल में स्क्रीनशॉट वर्क करके। कोई नहीं, आज भी नहीं होगा ना, तुम कल भी दे दो, परसों भी दे यस दो, सर, कोई बट दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड, लेकिन आराम यस से, सर, आराम से, अटेंडेंस ठीक है? अटेंडेंस है तुम्हारे मेरे ऊपर पास। भार महसूस नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक यस है? सर, यस सर, तो क्लास एंड किया जाए। यस ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सॉरी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। मिलते हैं, ठीक है? कल। ओके, ओके। ओके सर।